आप अगर क्लास 10th में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल फ्री में आपको क्लास 10 के ऐसे क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यह आता है। तो ये कैसी रेखा में गमन करती है? तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। मतलब कि हमें स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने को यंत्र को एमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एमीटर। 5वां नंबर देखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, V/I का अनुपात कहलाता है प्रतिरोध। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताएं, जो एग्जाम में ज़्यादातर आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण के 4 उपयोग, हजामत बनाने में किया जाता है, मतलब कि दाढ़ी बनाने में। सोलर कुकर में भी किया जाता है, मोटर गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है, परावर्तक दूरबीन में किया जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। ऑटोमोबाइल, बस, ट्रक, स्कूटर आदि के साइड मिरर में किया जाता है। गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। दूसरा है स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्ट के रूप में। स्ट्रीट लाइट जो आप देखते हैं रोड में लगा हुआ रहता है, स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्ट के रूप में किया जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नीचे चलते हैं, उस दर्पण का नाम बताएं जिसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है, मतलब कि फैलता है। उत्तल दर्पण। वाहनों में पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन तो ध्यान से देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने पे आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन पता चलेंगे। ध्यान से देखिएगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? समंजन क्षमता के कारण ऐसा हो पाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें मानव नेत्र अपना प्रतिबिंब बनाता है? जिस भाग पर, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं दोस्तों दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं, याद रखिएगा। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, मतलब कि हमें सही से देखने के लिए कितनी सेंटीमीटर दूरी पर हमें रखना चाहिए? तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर हमें रखना चाहिए, जिससे कि हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अभिनेत्र लेंस की फोकस में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभि द्वारा क्या किया जाता है? परिवर्तन किया जाता है। मानव नेत्र में लेंस होता है, तो मानव नेत्र में कैसा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है, याद रखिएगा। मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो मानव नेत्र द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा होता है। मानव नेत्र का दूरबिंदु होता है, मतलब कि मानव नेत्र में दूरबिंदु कितना होता है? अनंत होता है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो बी नंबर, अवतल दर्पण से दूर किया जाता है निकट दृष्टि दोष को। दूर दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है? तो होता है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो जरा जो दृष्टि दोष होता है दोस्तों, उसे द्विफोकस लेंस भी बोलते हैं, द्विफोकल लेंस भी बोलते हैं,
अधिफॉक्सी लेंस भी बोलते हैं, तो उसको इस लेंस से दूर किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखेंगे बगैर स्किप के तो आपको समझ में आएगा। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सबके सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलोम होता है। क्या होता है दोस्तों? कूलोम होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कूलोम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो कूलोम जो है दोस्तों, वह है आवेश राशि का मात्रक है। किसका? आवेश। ओम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो यह है प्रतिरोध। क्या है? ये प्रतिरोध का भौतिक राशि का मात्रक है। याद रखिएगा। धारा को किस यंत्र में मापा जाता है? तो धारा को मापने वाले यंत्र का नाम है एमीटर। क्या है? एमीटर, मतलब आमीटर इसका सही आंसर है। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। याद रखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलोम का आवेश होता है। एक कूलोम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलोम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 गुने 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? तो यह ली जाती है बैटरी की सहायता ली जाती है। ओम के नियम से क्या पता चलता है? तो ओम के नियम से पता चलता है V = RI। ये इसका फॉर्मूला है ओम का, V = RI। एक विद्युत यंत्र से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो यंत्र का प्रतिरोध होगा। क्या होगा? तो इसे आप जब निकलाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 110 ओम। तो इसे याद कर लीजिएगा। ध्यान से देखेंगे। अभी हम ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अमीटर को विद्युत परिपथ में क्रम में जोड़ा जाता है। तो एमीटर जो है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, अमीटर को श्रेणी क्रम, वोल्ट मीटर को पार्श्व क्रम। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। जूल प्रति कूलोम को कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं? वोल्ट। जूल प्रति कूलोम को क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। कूलम प्रति सेकेंड को कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? कूलम प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। विद्युत हीटर का तापन अवयव मिश्र धातु का बना होता है, तो नाइक्रोम का बना होता है। घरों में विद्युत व्यवस्था क्रम में जुड़ा होता है। घरों में हमें कैसा क्रम में बिजली जुड़ा होता है? तो श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। घरों में विद्युत व्यवस्था क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। याद रखिएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा बगैर स्किप किए, आपको समझ में आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिए। अभिक्रिया Cu+H2 में किसका उपचयन होता है? उपचयन का मतलब क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा हो। हाइड्रोजन में क्या हो रहा है? इधर गया तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, मतलब कि हमारा आंसर H2 है। क्या है? H2। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। किस में? हाइड्रोजन में। यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, जिसका मतलब वृद्धि हो रहा है H2O में। समझ गए? BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4 + 2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हमें देखना ये कैसी अभिक्रिया है।
तो हमें देखने के बाद पता चला BaCl2 है और इधर है BaSO4, ये इससे आ गया, ये Cl जो है इससे BaSO4 इससे आ गया। इसका मतलब हमें ये पता चला कि ये जो है ये वियोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। इसका सही आंसर हो जाएगा CaO प्लस H2O इक्वल टू Ca का होल H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये भी क्या है, ये एक विस्थापन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। ये एक कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ये एक विस्थापन अभिक्रिया। इसको याद कर लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। CaCO3 इक्वल टू CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये कैसी अभिक्रिया है? ये एक वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि ऐसे अभिकारक एकल पदार्थ टूटकर छोटे छोटे दो उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखेंगे दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए Ca का होल OH2 का उपयोग किया जाता है। Ca का होल OH2 याद रखिएगा। इसका सही आंसर है बी नंबर। कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब किसमें पूछा है कौन सा अभिक्रिया नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, ZnSO4 प्लस Cu जो है ये अभिक्रिया नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक कैसी अभिक्रिया है? तो ये हमारा अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लोहे चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से कौन सी गैस बनती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ पे देखेंगे 2PbO प्लस COC इक्वल टू Pb प्लस CO2 अभिक्रिया में कौन अपचयन हो रहा है? अपचयन हो रहा है। उपचयन बोले थे ऑक्सीजन का वृद्धि, यहाँ पे अपचयन मतलब हाइड्रोजन का कमी किसमें हो रहा है? अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है या फिर ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, आप बोल सकते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन का क्या होता है? वृद्धि होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का कमी सी है, या तो सी पर क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। PbO में यहाँ पे क्या हो गया? कमी हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा Pb। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह एक वियोजन अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे देखेंगे ZnO प्लस C एरो Zn प्लस CO में किस का उपचयन होता है? उपचयन किसका होता है? तो यहाँ पे देखना है उपचयन क्या होता है। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि। तो ऑक्सीजन का वृद्धि C पर हो रहा है, क्योंकि इधर आके ऑक्सीजन में जुड़ गया। बी इसका सही आंसर है। चिप्स के थैली में गैस भरी रहती है, तो चिप्स के जो थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर सी नंबर। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। हर वीडियो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10 के छात्र के लिए। वीडियो को बगैर स्किप किए ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखिए, ये भी क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, चैप्टर वाइज क्वेश्चन में करा रहा हूँ एक ही वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित pH है, मतलब pH मान क्या है? क्या क्वेश्चन कहता है? एक विलयन जो है लाल लिटमस को नीला करता है, तो याद रखिएगा नी, क्षार लाल नीला, लाल नीला, तो वह क्षार होगा। तो क्षार का pH मान जो है 7 से ऊपर रहता है, तो यहाँ पे क्षार देखना है क्या है? 10। नी, क्षार लाल नीला, लाल को नीला करता है उसे क्षार बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 10।
1 बिलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर CO2 उत्पन्न करता है, यह विलयन होगा। यह कौन सा विलयन होगा? तो मैं आपको बता दूं, यह होता है HCl। क्या होता है? HCl, याद रखिएगा। अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा एनेटेडिड। एनेटेडिड है, इसका उपयोग करते हैं अपच के उपचार के लिए। पेट में गैस हो जाने पर आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो ये हो जाएगा बेकिंग सोडा का विलयन। इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। जब पेट में गैस हो जाने पर हम क्या सुझाव देंगे? बेकिंग सोडा का विलयन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नींबू का रस नहीं है, सिरका भी नहीं है, धोने का सोडा का विलयन भी नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा का विलयन। जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। निम्न में क्षारक विलयन का pH है। क्षार का विलयन का pH जो होता है 7 से ज़्यादा होता है। यह हो जाएगा D नंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 13। अम्लीय विलयन का pH मान होता है। अम्लीय विलयन का pH मान जो है वह 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है। जो उदासीन विलयन है उसे उदासीन विलयन का pH मान हमेशा क्या होता है? 7 होता है। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। जो ढोने वाला सोडा होता है दोस्तों, उसका रासायनिक सूत्र पूछा है। उसका सूत्र होता है Na2CO3 5 मोलिकुल वाटर। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Na2CO3 5 मोलिकुल वाटर। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पूछा है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण का CaOCl2। क्या हो जाएगा? CaOCl2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। आप इसे जितना भी फॉर्मूला है बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र है, मेन अभी जो हमने बताया सभी को एक कॉपी में लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन पूछ देता है और ऑब्जेक्टिव में भी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसका आंसर होगा CaSO4 2 मोलिकुल वाटर। कितना? 2 मोलिकुल वाटर। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 2 मोलिकुल वाटर। बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण कहलाता है। ये कहलाता है बेकिंग पाउडर। क्या कहलाता है? बेकिंग पाउडर। कौन लवण है? तो इसमें पूछा है कौन लवण है, तो लवण होगा NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl नमक एक क्षार है, लवण। इसका सही आंसर हो जाएगा NaCl। लवण का मतलब नमक, NaCl, याद रखिएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते रहेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। हीलियम क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हीलियम क्या है? हीलियम एक अधातु है। कैसा है? धातु है, अधातु है, याद रखिएगा। सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर तत्व जो है हीरा होता है। इसका सही आंसर है हीरा। कमरे के ताप पर द्रव धातु है। कमरे के ताप पर द्रव धातु हो जाएगा Hg, इसे हम पारा भी कहते हैं। द्रव अधातु, ये धातु था, अब पूछा है द्रव अधातु। कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव होता है? तो ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन, याद रखिएगा।
सबसे अधिक क्रियाशील धातु, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो ये है कॉपर। कौन सा है? कॉपर जो है सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, याद रखिएगा। अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो कैसे होते हैं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक धातु होता है कॉपर। कौन सा है? कॉपर, याद रखिएगा। अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सर कौन सा अधातु है जो गैस अवस्था में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा N। क्या है? N, नाइट्रोजन। अभिक्रिया तत्व है, ये कौन सा अभिक्रिया तत्व है? तो यह है हीलियम। क्या है? हीलियम, याद रखिएगा। मतलब कि आक्रिय तत्व कौन सा है? तो हीलियम। धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वह है सोडियम। कौन सा है? सोडियम। केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। किसे रखा जाता है? तो ये है सोडियम को। किसको? सोडियम को। धातु जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? Au। क्या बोलते हैं? Au। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है। धातु अम्ल से अभिक्रिया कर गैस बनाती है, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाती है। जिन बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा है वे ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और मेरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला नेक्स्ट वीडियो हमने बनाया रखा है 2-3, उन्हें ज़रूर देखें और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।